कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी हाँ, कैबिनेट में जितने भी प्रस्ताव पारित हुए थे उन सभी को मंजूरी मिल गई है। किसे कितना लाभ मिला है, किस विभाग में कितना बजट पेश हो गया है, किस विभाग में कितना बजट दे रही है सरकार, पूरी चीज़ें बारीकी से बताई गई है। किस किस विभाग में निवेश हो रहा है, कहाँ पे कितना निवेश हो रहा है, पूरी चीज़ें लाइव देखने को मिलने वाली है आज की वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार आपके उत्तर प्रदेश में किस विभाग में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, किस विभाग में जा रहा है पैसा, कहाँ पे विकास हो रहा है। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने जा रही है सरकार, बहुत सारे चेंजेस करने वाली है सरकार, बहुत से कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर दी है सरकार, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ऐसे लगातार मैं बहुत सारी वीडियो आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कुछ दिनों तक, ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से मिल सके, जानकारी आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ आप अपने विभाग का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके विभाग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आए तो मैं ज़रूर आप लोग तक पहुंचा सकूं। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, कहां पे कितना निवेश करने जा रही है, पूरी चीज़ें बारीकी से बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो प्लीज़ एक लाइक और अब इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पता चले कि सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं। बलिया में कर रहे हैं, हरदोई में कर रहे हैं, गोरखपुर में कर रहे हैं, बहुत सारे जनपदों का नाम लिया जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ज़रूर से देखिएगा वीडियो, ताकि आप लोग को पता चल सके कि भाई सीएम, आप भी जानते हैं कि आपके स्टेट में अगर चेंजेस हो रहे हैं, आपके स्टेट में कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ के बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। कोई कॉलेज आ रहा है, हॉस्पिटल्स आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर होता है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल्स खुल गया है तो वहाँ पे आप लोग को ट्रीटमेंट के लिए आराम हो जाएगा। आपको परेशानी जहाँ पे हो रही थी, जिस विभाग के कर्मचारियों को सैलरी को लेकर दिक्कत हो रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सैलरी को लेकर भी जो भी प्रस्ताव वहाँ पे गए थे उस पर भी मुहर लगा दी है। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं किसको कितना लाभ मिल गया है। पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी, सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे परिवहन मंत्री जी से कि वो अपने परिवहन से संबंधित प्रस्ताव पर वार्ता करें। आज परिवहन विभाग का 3 प्रस्ताव था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रस्ताव 49 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी एलवाई 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम 1 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। जैसे अभी लखनऊ के गोमती नगर में हमारा जो बस अड्डा बन रहा है वो 1000 करोड़ रुपया का बन रहा है, अमौसी में बन रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा है। इसी तरह प्रदेश के और विभिन्न जनपदों में बन रहा है। और आज
कैबिनेट ने बहुत परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इससे परिवर्तन आएगा। 49 बस अड्डों को आज हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हम लोग बहुत जल्द इसका जो है टेंडर जो है फ्लोट कर देंगे और टेंडर होने के बाद जो भी विकासकर्ता आएंगे उसकी फिर से स्वीकृति हम लोग कैबिनेट में ले जाएंगे। जो भी चयन जिनका होगा ये टेंडर के बेस पर होगा। करीब 4000 करोड़ से ज्यादा इसमें निवेश आएगा। पहला जो हमने किया था उसमें 2500 करोड़ का निवेश था और इस बार वाले में मिनिमम 4000 करोड़ का निवेश आने का प्रस्ताव है। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था हमारा हाथरस डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरा राऊ जगह पर कृषि विभाग का 2 हेक्टेयर जमीन हमने जो बस अड्डा के लिए निःशुल्क जो है कैबिनेट में ले गए थे और जिसमें कृषि विभाग के 10 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर जमीन हमको निःशुल्क प्राप्त हुआ। और तीसरा एक नरौरा बुलंदशहर में डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन में से 1.12 हेक्टेयर जमीन हम ले रहे हैं। ऐसे उनके पास जमीन 43 हेक्टेयर थी, लेकिन हमको उतने ही बस अड्डे की जरूरत थी, उसके लिए हमने निःशुल्क लिया है। और तीसरा तुलसीपुर बलरामपुर में हरैया तिराहा और देवी पाटन मंदिर के बीच की जमीन है। ये राजस्व की भूमि थी जो अभी पिरोडी के पास थी। उसमें हमने 2 हेक्टेयर जमीन बस अड्डा बनाने के लिए हम लिए हैं। और ये सब होने से अब जो जनपद हमारे जहाँ बस अड्डे नहीं थे वहाँ पर भी अब बस अड्डे हमारे बन जाएंगे। ये 3 प्रस्ताव हमारे जो देखिए क्या है कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि यदि कोई हमारा यात्री आए, प्रतिदिन अभी हमारे परिवहन विभाग से मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 23 लाख तक लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। कभी कभी जब त्योहार होता है, दिवाली होली इस तरह के, तो 30 लाख 35 लाख की भी संख्या हो जाती है उनकी यात्रा करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कोई आए, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का भी सुझाव था कि कोई यात्री आए तो उसको बस अड्डे के पास ही उसको मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो, ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो, खाने की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सब चीजें रहेगी तो वो शहर की तरफ न जाकर के वहीं पर उसको प्राप्त हो जाएगा, वहीं से फिर वो वापस चला जाएगा, तो शहर का क्राउड थोड़ा कम होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें किया कि सब तरह की व्यवस्था उनको वहीं पर हम बस अड्डे पर ही दे दें कि उनकी जो सुविधाएं जो शहर के लिए आते हैं उनको वहीं पर यदि मॉल हो जाए, वहीं पर अच्छे रेस्टोरेंट हो, अच्छे दुकानें हो, तो वहाँ उनको उपलब्ध हो जाए। कम पैसे में वहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो जाए। अब रात में कोई आता है, शहर की तरफ भागता है, तो उसको वहीं पर कमरे मिल जाए, इसका भी व्यवस्था इसमें है। तो करीब 55% जो उसके एरिया होगा तो पब्लिक फैसिलिटी के लिए हम उपयोग करेंगे, 45% उसका जो है हम जो है व्यवसायिक उपयोग के लिए करेंगे। 2 वर्ष में हमारे बस अड्डा बन के तैयार हो जाएगा और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होगी उसको हम 7 साल तक के बीच में उसको हम पूरा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि कुल 22 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 3 प्रस्तावों पर चर्चा हो गई। चौथा प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग का था, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में आया था। ये 25 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर आज मंत्रिपरिषद से सहमति मिल गई है और इसमें इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं
और ये 25 लाख और इसमें विशेष रूप से वो लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा के या कौशल विकास प्रशिक्षण या प्रदेश में उच्च शिक्षा के, एवं ITI तथा सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत जो कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप में सशक्त बनाने के लिए इन लोगों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कैबिनेट ने आज इस पर सहमति दे दी है। और 5वां प्रस्ताव औद्योगिक विकास का है, जो हमारी हाई पावर कमेटी ने जो कुछ संस्तुति की है उस पर मंत्री परिषद ने आज सहमति दी है, क्योंकि हमको बराबर अपनी पॉलिसीज के आधार पर उन लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि जो लोग यहाँ पर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें डिटेल के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री आलोक कुमार जी सेकंड से, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं विशेष रूप से, वो विशेष रूप से इसको पर प्रकाश डालेंगे। शुक्रिया सर। आज हमारे 8 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने गए थे निवेश के, उसमें से 6 फ्रेश प्रस्ताव हैं जिसमें पहली बार यूनिट स्थापित होगी। एक ऐसा है जो ऑलरेडी ऑपरेशन में आ गया, उनका पहला क्लेम आया था, वो क्लेम सेटल किया गया। और एक ऐसा है जिसमें कुछ भूमि का प्रॉब्लम हो गया था, तो संशोधित LOC जारी हो रही है। जो 6 प्रस्ताव नए गए थे उसमें OFB टेक प्राइवेट लिमिटेड 589 करोड़ के निवेश के साथ ये एग्रो केमिकल्स बनाएंगे शाहजहांपुर में। इनका प्रस्ताव आज LOC निर्गत करने का माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। दूसरा इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड, ये पहले से स्थापित फैक्ट्री है, गोरखपुर में गीडा के परिसर में है। इनके इथेनॉल प्रोडक्शन का अभी तक 100 किलोलीटर पर डे था, अब ये क्षमता विस्तार करके उसको 410 किलोलीटर पर डे यानी कि 4 गुना से अधिक वो विस्तार कर रहे हैं। 669 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसका भी आज LOC निर्गत करने पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तीसरा एक बहुत बड़ा सोलर सेल और मॉड्यूल दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रही है और उसके साथ एक बहुत बड़ा वो सोलर पार्क भी बनाएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, क्योंकि हर बड़े उद्योगों के लिए अब मिनिमम ग्रीन एनर्जी लेना जरूरी हो गया। तो इसमें चूंकि एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो वो बुंदेलखंड में 100 एकड़ में एक बड़ा प्लांट लगाएंगे, सोलर प्लांट। उसके अलावा जो सोलर वेफर, उसका जो इनगट्स और वेफर्स बना के उसको सोलर सेल्स जो हम जिस रेट में यूज करते हैं वो हम लोग करेंगे। अभी तक लगभग ये सारा चीज आयात होता था। यूपी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता जा रहा है। 2 हमने पहले ही किए थे, ये तीसरा है। इसमें कुल 3,805 करोड़ रुपए का निवेश है। ये यमुना अथॉरिटी के परिसर में 100 एकड़ वहां बनेगा और बाकी जो इनका सोलर प्लांट बनेगा वो बुंदेलखंड में बनेगा। इसको भी आज मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड में वो जमीन आज जो ये सोलर पार्क अपना रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के सोलर पार्क में ही इनको जगह दिया जाएगा। चौथा जो है इनका बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, जो हमारा सरस्वती हाईटेक सिटी है। इसमें बॉटल ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह के उत्पाद होंगे। 269.31 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इस पे भी LOC हमें आज प्राप्त हो गई है। 5वां AGI कैन, अब विश्व में 3 बड़े कैन मैन्युफैक्चरर्स हैं कैन पैक, उनको पहले हमने उन्नाव में दे दिया था। एक बॉल कॉर्पोरेशन है, उनको हमने मेरठ में दे दिया। और ये तीसरा बड़ा जो कॉम्पिटिटर है इसी क्षेत्र में AGI कैन करके, इनको हाथरस में UP-सीडा के औद्योगिक आस्थान में इनको जगह दी गई है। ये 1128.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज उसके लिए भी माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। ये चौथा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ये 1146 करोड़ के उसमें है और निवेश से ये यमुना अथॉरिटी के उसमें स्थापित होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सोलर सेल स्थापित करने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक हब के रूप में बन रहा है। नहीं, PACAI की तरह नहीं है, ये सब मजबूत लोग हैं। पहला वाला जो था वो OFB टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्रो केमिकल्स बनाएंगे। 7वां प्रपोजल, ये
ऑलरेडी स्थापित हो गया प्लांट। इनका पहला क्लेम आया है 4.04 करोड़ का। इनका कैपिटल सब्सिडी मद में किया था, 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था मुरादाबाद में। इनका प्रोडक्शन 28/7/24 से चालू हो गया, तो 24/25 का पूरा 1 साल का क्लेम इनका साल दर साल इनका क्लेम आता है। इनके क्लियरेंस, इनके जो सब्सिडी को आज माननीय मंत्रिपरिषद में अनुमोदन मिल गया है। लास्ट प्रपोजल जो मैंने कहा एलओसी संशोधन का है, इसमें ये 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड को, इनको जमीन दी गई थी ग्रेटर नोएडा में। कुछ जमीन में थोड़ा सा कुछ किसानों का प्रॉब्लम था, तो उनको जमीन बदल के दी गई है। इस वजह से केवल संशोधित एलओसी है, ये पहले से एलओसी सैंक्शन 8 प्रस्ताव। कैबिनेट प्रपोजल एक ही है। कैबिनेट प्रपोजल एक है, एक ही में 8 सब प्रपोजल्स थे। ये ऐसा होता है कि मुख्य सचिव के तहत के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी, प्राधिकृत समिति बनी हुई है। उनकी संस्तुति तो उन्होंने फरवरी 2026 में बैठक की थी। 8 प्रपोजल उन्होंने भेजे थे, वो 8 के 8 आज माननीय मंत्रिपरिषद में उसका अनुमोदन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मंत्रिपरिषद के समक्ष 7वां प्रस्ताव था जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इनको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित होकर आए तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय अथवा उपनिवेशन योजना के तहत बसाए गए परिवारों को भूमि दर के अधिकार प्रदान करने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये 4 जिलों में जो शरणार्थी के रूप में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय आए थे, ऐसे लोग 50-70 वर्षों से ओनरशिप के अभाव में इन परिवारों को खेती के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आज खासतौर से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करते हुए धारा 76(1) के अंतर्गत DDD, DDD तथा 4D हिंदी में घा या फिर 4 बार घा जोड़कर इन परिवारों को असंक्रमणीय अधिकार संहिता के प्रवर्त होने के दिनांक से प्रदान किया जा रहा है। इनको खास तौर से जी इनकी संख्या खीरी में है 2350 परिवार, पीलीभीत में 4000 परिवार, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856, रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार। इसमें पीलीभीत में 4000, खीरी में 2350, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 और रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार। जो लोग इनको बाकायदा सम्मानजनक तरीके से अपनी फसल जी जमीन का एकल का तो वो नहीं है, लेकिन जितनी इनको जो कंडीशन दी गई है वो लगभग 1 एकड़ की अधिकृत सीमा तक इनको जो है जी बस बशर्ते 2 रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि सीलिंग में ना आती हो और साथ ही साथ खलिहान, चारागाह या तालाब आदि की जमीन ना हो। जी इसके अलावा 3 प्रस्ताव PWD के हैं। जनपद बिजनौर में विधानसभा क्षेत्र है जी किसमें 6ठा प्रस्ताव है, वही पिछली बार जो आया था 80 वाला, कि वो मतलब 2 बार उसकी प्रक्रिया न करनी पड़े। लैंड यूज चेंज करने वाली बात पिछली बार भी आई थी, डिटेल में आपको बताई जा चुकी है उस बारे में। हाँ, वो इंग्लिश में थोड़ी सी रह गई थी इसलिए आया। ये अपने आप में 8वां। जनपद कन्नौज में विधानसभा क्षेत्र शिवरामऊ के अंतर्गत विकासखंड घोगरापुर, ग्राम चियासार
के पास च्यवन ऋषि आश्रम के निकट चियासार घाट पर गंगा नदी पर सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में ये खास तौर से छिबरामऊ, गुरसाहिबगंज, कन्नौज, कमालगंज, फर्रुखाबाद, हरपालपुर, हरदोई, शाहजहानपुर एवं आसपास के लोगों का आवागमन सुगम होगा इस पुल के बनने से। और इसमें लागत बता रहे हैं, इसकी लागत है 288 करोड़ 99 लाख 22 हजार। इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है 9.13 हेक्टेयर, लगभग 4 लाख की आबादी प्रभावित होगी इससे। तथा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ जाएंगे, जिससे समय एवं ईंधन की बचत होगी, क्षेत्रीय निवासियों तथा पर्यटकों के आवागमन में सुविधा होगी। इसमें लंबाई नहीं दी है, चलिए हम लंबाई अलग से बता देंगे आपको। 2.1 किलोमीटर। नेक्स्ट है जनपद कुशीनगर। जनपद कुशीनगर में खास तौर से जनपद कुशीनगर में विधानसभा खड्डा के अंतर्गत नारायणी नदी के भैंसा घाट पर दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में भैंसा घाट पर वर्तमान में नदी पार करने का एकमात्र साधन पैंटून पुल है, जो वर्षा ऋतु में हटा लिया जाता है। प्रस्तावित सेतु के बन जाने से बिहार एवं जिला महाराजगंज जाने के लिए लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी एवं कुशीनगर एवं महाराजगंज साइड के गांव लाभान्वित होंगे। इससे इस क्षेत्र का शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। ये अपने आप में 705 करोड़ 18 लाख 19 हजार, 705 करोड़ 18 लाख 19 हजार। नेक्स्ट है, इसमें भी वो लिखा नहीं, जनपद शाहजहानपुर में लिप्पो लेक भिंड मार्ग, ये स्टेट हाईवे है 29, चैनल्स 468.75 से चैनल्स 497.05 तक मार्ग का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का कार्य 28 किलोमीटर 300 मीटर की रिवाइज स्वीकृति जो है आज दी गई है। इसमें 266 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए। लंबाई 28 किलोमीटर 300 मीटर, उसमें दिया नहीं है, उसमें हम बता देंगे। ये कुल मिला के ये वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का प्रस्ताव है, जो लिप्पो लेक से भिंड मार्ग है। इससे यात्रियों की सुविधा के लिए इसको आवश्यक समझा गया, इसलिए इसको जनहित में किया गया। इसके अतिरिक्त जी जिस पर निशान लगाया जाता है उसी को ब्रीफ किया जाता है। ऐसा है, अब हम अनुरोध करेंगे आपसे,
श्री हाँ जी, अल्पसंख्यक वाला 11वां है। ये प्रस्ताव तो पहले ही पास हो चुका था। एक मैटर यह है कि 2016 में एक प्रस्ताव पास हुआ मंत्रिपरिषद के द्वारा, हाँ, वो राज्यपाल जी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। उसमें चूंकि एक कंट्राडिक्शन था कि इस अधिनियम की धारा 11(3) के में जो प्राविधान है वो सीआरपीसी की धारा 2C और 41(1) के विपरीत था। इसलिए उसको वापस लेने की बात हुई। भारत सरकार ने इसको ऑब्जेक्शन लगाया, फिर निर्णय ये हुआ कि इसको वापस ले लिया जाए। दिसंबर 25 में इसको वापस लेने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है। आज जो कैबिनेट के सामने आया वो ये आया कि चूंकि वापस लेना है इसको, इसलिए राज्यपाल जी को जो एक संदेश भेजते हैं आर्टिकल 175(2) के तहत, वो संदेश आज मंत्रिपरिषद से अनुमोदित किया गया है इसको विड्रा करने का। कंट्राडिक्शन तो आपको बताया कि जो इस अधिनियम की धारा 11(3) है वो कंट्राडिक्ट करती थी सीआरपीसी की धारा 2C से और 41(1) से। यद्यपि अब बदल गया है, वीएनएस बदल गया, सीआरपीसी बदल गई, इसलिए उसी के जो धारा है सब्सिक्वेंट, उसके आधार पर उसका कंट्राडिक्शन माना जाता है, इसलिए उसे परिवर्तन करना जरूरी था, इसलिए उसको विड्रा कर लिया गया। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी श्री संदीप से कि वो अपने बेसिक शिक्षा के दो हैं, एक तो 18,000 रुपया 10,000 का हमारे शिक्षा मित्रों का बढ़ाया गया उसके पर, और एक अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाया गया 17,000 किया गया। उसके संबंध में माननीय संदीप जी करेंगे फिर। अच्छा नहीं, 12-13 आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सभी हमारे अंशकालिक अनुदेशक और समस्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3,500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव माननीय कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। वर्तमान में प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं वो 1,42,929 शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं, जिस 1,42,929 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं, जिसमें 1,29,332 जो शिक्षा मित्र हैं वो भारत सरकार के द्वारा 60-40 के रेशियो में अब तक इनका मानदेय हम लोगों को प्राप्त होता था, और शेष जो है अभी जो बढ़ाया गया है मानदेय ये 1,29,332 शिक्षा मित्रों का अभी इसके लिए मांग भारत सरकार से की गई है, जो मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन वर्तमान में जो इसका अभी अतिरिक्त व्यवहार है वो 1,138.12 करोड़ का 1,29,332 शिक्षा मित्र जो भारत सरकार से समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिनका 60-40 के रेशियो में हमको प्राप्त होता था मानदेय, अभी अतिरिक्त इनका व्यवहार 1,138.12 करोड़ का प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में वहन किया जाएगा। शेष इसके अलावा जो 13,597 शिक्षा मित्र हैं जो कि पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा जिनका मानदेय दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया है, इनके लिए अतिरिक्त जो व्यवहार है इनको 18,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, और इसके लिए अतिरिक्त जो व्यवहार है वो 119.65 करोड़ का है। ये भी प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया है। और जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो 1 मई को जब वेतन और मानदेय दिया जाएगा सभी समस्त शिक्षा मित्रों को, तो ये बढ़ा हुआ मानदेय 1 मई से 1 अप्रैल से लागू करते हुए 1 मई के जब इनको मानदेय जाएगा तो वो बढ़ा हुआ जाएगा।
इसी मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त व्यवहार जो है इसका 1138.12 करोड़, तो जो भारत सरकार से अभी तक हमको 60-40 के रेशियो में प्राप्त होता था 1,29,332 शिक्षा मित्रों का, अब अतिरिक्त व्यवहार 1138.12 करोड़ प्रदेश सरकार ले रही है और शेष 13,597 जो 30,597 शिक्षा मित्र जो प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी तरह से इनका मानदेय जाता है उसके लिए 119.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार प्रदेश सरकार इसको करेगी। इसी के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि अंशकालिक अनुदेशकों को भी जो कि तीन अंशकालिक अनुदेशक 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर इनको नियुक्त किया जाता है, वर्तमान में 13,769 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर हमारे वर्तमान में अंशकालिक अनुदेशक पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतम तीन अंशकालिक अनुदेशकों की व्यवस्था करने का प्रावधान है और इन सभी विद्यालयों में 13,769 विद्यालयों में वर्तमान में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। इनका वर्तमान में जो मानदेय था 2017 में जिसको बढ़ाया गया था 9,000 रुपए का था, इसको भी बढ़ा करके अब 17,000 रुपए का कर दिया गया है, जिसमें जो अतिरिक्त व्यवहार है वो प्रदेश सरकार के ऊपर 217.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार इसका प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय 1 अप्रैल से लागू हो जाने के बाद 1 मई को इनको भी जो भुगतान होगा मानदेय का वो बढ़ा हुआ मानदेय इनको मिलेगा 17,000 रुपए का और 217.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार है और 24,717 अंशकालिक अनुदेशक हमारे वर्तमान में कार्यरत है। और भी कई जगह निवेश किए गए हैं और भी कई मंत्री बैठे हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ, अगले वीडियो में देखिएगा। हो सकता है उसमें आपके गांव, आपके शहर और आपका नाम हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस विभाग से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके विभाग से जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूँ, है ना। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।